तुम लोग मजे के मूड में हो क्या आज? चलिए, तो प्रेशर वेल्ट समझनी है हमें। जिस तरह से आप वेल्ट का यूज करते हो, ऐसे ही अर्थ सरफेस पे भी वेल्ट देखने को मिलती है। ध्यान दो, फोकस करो। अब यहां आ जाओ, ठीक है यार? एकदम सीधी नहीं बनेगी लाइन क्या? ओके, प्रेशर वेल्ट्स। प्रेशर वेल्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो प्रेशर वेल्ट्स दो टाइप्स की हमें देखने को मिलती हैं। एक प्रेशर वेल्ट होती है थर्मली इंड्यूस्ड, और एक प्रेशर बेल्ट होती है डायनामिकली इंड्यूस्ड। थर्मली इंड्यूस्ड एंड डायनामिकली इंड्यूस्ड। थर्मल से आप क्या समझते हो? क्या टेम्परेचर समझते हो आप, है ना? यानी ये जो बेल्ट होंगी वो रिलेट करेंगी किससे? हीट से। और ये जो बेल्ट होंगी ये रिलेट करेंगे रोटेशन ऑफ द अर्थ से। 5 डिग्री to 5 डिग्री इन बोथ द हेमिस्फीयर्स। 5 डिग्री to 5 डिग्री इन बोथ द हेमिस्फीयर्स देखने को मिलती है। पहली हमको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब एक बात समझो जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी है हमको। अगर हम इक्वेटर पे पहुंच जाएं, आज कौन नहीं है? अच्छा, हिमांशु। अगर हम इक्वेटर पे पहुंच जाएं, है ना, तो इक्वेटर पे हीट आपके हिसाब से कैसी होती है? ज्यादा होती है, कम होती है? ज्यादा होती है। अगर हीट ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ऑफ एयर मॉलिक्यूल हाई होगा। हाई होगा या लो होगा? हाई होगा। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो एयर मॉलिक्यूल हल्के होंगे या भारी होंगे? हल्के होंगे। और हल्के होंगे तो एयर मॉलिक्यूल असेंड करेंगे, ऊपर जाएंगे। जाएंगे नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अगर यहाँ पे हाई टेम्परेचर है तो क्या यहाँ के एयर मॉलिक्यूल धीरे धीरे ऊपर जाने लगेंगे? क्या असेंडिंग ऑफ एयर होगी? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल कैसे हो जाएंगे? हल्के, लाइटर। अगर एयर मॉलिक्यूल लाइटर हो जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, और अगर ऊपर जाएंगे तो इस वाली बेल्ट के एरिया में आपके हिसाब से एयर मॉलिक्यूल कम बचेंगे या ज्यादा हो जाएंगे? कम बचेंगे। तो बताइए, इस बेल्ट पे प्रेशर ऑफ एयर मॉलिक्यूल घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। अगर घटेगा तो ये कैसी बेल्ट होगी? लो प्रेशर या हाई प्रेशर? लो प्रेशर बेल्ट। लेकिन ये एयर मॉलिक्यूल ऊपर जा क्यों रहे हैं? क्योंकि ये हुए हैं क्या? हल्के, यानी लाइटर। ये कैसे हो गए भाई? लाइटर। एयर मॉलिक्यूल को लाइटर करने के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक तो होता है आपका एडिशन ऑफ वाटर वेपर, और दूसरा चीज होती है हीट। जितना ही हीट ज्यादा उतना ही एयर मॉलिक्यूल हल्के, और जितना ही वाटर वेपर ज्यादा उतना ही एयर मॉलिक्यूल भारी या हल्के? हल्के। कैसे? अब समझते हैं हम जरा इस बात को कि वाटर वेपर ज्यादा होगा तो एयर मॉलिक्यूल हल्के क्यों होंगे। आप एक बात बताइए, एयर में पाई जाने वाली गैसेस कौन कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाँ?
नहीं नहीं, विल डिस्कस इट, अभी सामने आ रहा है आपको। चलिए, ये मेजर गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, यही तो है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, H2O, आर्गन, सब कुछ है ना, सारी यही गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं। बाकी बहुत जो अदर गैसेस हैं ट्रेसेस में पाई जाती हैं। इन गैसेस का अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, एक मॉलिक्यूल का वेट निकालना है, तो हमें जाना पड़ेगा एलिमेंटल स्टडी पे। आपको पता है एक नाइट्रोजन का वेट, नाइट्रोजन के एक एटम का वेट निकालने के लिए हम एटॉमिक मास यूनिट का यूज करते हैं। आपको पता है ये बात। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, और 7 में हम एटॉमिक वेट निकालने के लिए डबल कर देते हैं, वो निकाल आता है। तो 7 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा? 14। यानी एक नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? क्या 14 AMU हो जाएगा? जैसे आप शुगर खरीदने जाते हो, चीनी खरीदने जाते हो तो 1 kg लेते हो, ऐसे ही अगर एक एटम ऑफ नाइट्रोजन लेने जाओगे तो उसका वेट कितना होगा? 14 AMU। AMU इज द यूनिट, इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। तो एक नाइट्रोजन के एटम का वेट कितना है? 14 AMU। तो 2 नाइट्रोजन के एटम का वेट कितना हो जाएगा? 28 AMU। तो एक नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल का वेट कितना है? 28 AMU। वहीं पे ऑक्सीजन पे आ जाते हैं हम जरा। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32 AMU, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। एक ऑक्सीजन का तो वेट कितना हो जाएगा एक एटम का? 16 होता है, ठीक है, 16। वहीं पे अगर डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 32। अब CO2 का निकाल लेते हैं हम जरा। CO2 का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 44 AMU आएगा। वाटर वेपर का कितना आएगा? कैलकुलेट करो जरा। 18 आएगा, 18 AMU। आर्गन का 40 होता है, सीधा 40 लिखा होता है ना, 40 AMU। तो बताइए सबसे हल्का मॉलिक्यूल कौन सा है इसमें? पानी, वाटर वेपर। तो सबसे हल्का कौन है? वाटर वेपर। इस रूम की हवा के अंदर से नाइट्रोजन निकाल दें और उतने ही अमाउंट, उतने ही वॉल्यूम का वाटर वेपर फिल कर दें, तो ये पूरे रूम की जो हवा है, एयर है, ये हल्की हो जाएगी, भारी हो जाएगी? तो फिर इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वेटर पे क्या होता है? ज्यादा होता है। तो हवा में वाटर वेपर की क्वांटिटी ज्यादा, तो जितना वाटर वेपर ज्यादा उतनी ही हवा, क्योंकि देखा ना हमने एक्सपेरिमेंटल ट्रुथ इसका, है ना, मॉलिक्यूल का वेट कम होता है वाटर वेपर का, लेकिन वहीं पे अदर गैसेस के मॉलिक्यूल का वेट ज्यादा है। नहीं समझे मेरी बात को? ठीक है। तो यहां पे एक बात आपको समझ आ गई होगी कि जितना वाटर वेपर ज्यादा होगा उतना ही हवा, एयर का वेट लाइटर हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जितनी हीट ज्यादा होगी उतनी ही हवा क्या हो जाएगी? लाइटर हो जाएगी। तो हमें हवा को हल्का करने के लिए 2 ही चीजें चाहिए मुख्यतः। मेजरली दीज 2 थिंग्स आर प्लेइंग मेजर रोल इन मेकिंग एयर लाइटर। यस, नहीं समझ आई बात? आ गई? अच्छा एक बात बताओ मुझे, हवा जो नीचे से ऊपर जा रही है इसमें वाटर वेपर है, और अर्थ से वर्टिकली अपवर्ड बढ़ने पे आपके हिसाब से वाटर टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, बढ़ता है? कम होता है। अगर वाटर वेपर है तो क्या ये वाटर ड्रॉप में चेंज होने लगेगा? है ना? अगर आप वाटर वेपर का टेम्परेचर कम करोगे तो क्या ड्रॉप में नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। किसमें बदलेगा? वाटर ड्रॉप्स में बदलेगा। बदलेगा नहीं बदलेगा? तो जो ये एयर ऊपर जा रही है इसमें वाटर वेपर किसमें चेंज होने लगेगा? और वो ड्रॉप्स अगर बड़ी हुई साइज उनका तो नीचे गिर जाएगी, रेन हो जाएगी। बात करेंगे उस पर कैसे रेन होती है, ठीक है। लेकिन क्या हवा में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर घटने लगेगा जैसे जैसे ड्रॉप्स में चेंज होगा? वेपर किसमें बदल गया? ड्रॉप्स में। तो पानी बन गया ना वो,
और अगर उसका टेम्परेचर घट गया तो वो पानी से क्या बन जाएगा? आइस। दिखते हैं आपको सफेद क्लाउड, इसमें क्या होता है? अमाउंट ऑफ आइस ज्यादा होती है। जितना क्लाउड ऊंचा होगा उतना ही कैसा होगा? व्हाइट, उतना ही सफेद होगा, क्योंकि उसमें आइस क्रिस्टल्स का नंबर ज्यादा होगा। और जितना ही नीचे होगा उतना ही ब्लैक होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ड्रॉप्स ज्यादा होगा। समझ गए बात को? नहीं समझे? क्लियर हुआ? तो जो ये एयर ऊपर जा रही है, क्या इसमें वाटर वेपर की क्वांटिटी घट जाएगी? घट जाएगी। वाटर वेपर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर वाटर वेपर हट रहा है एयर में से, तो क्या एयर धीरे 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 भारी हो रही है? हो रही है? नहीं हो रही है? क्योंकि वो तो ड्रॉप्स बन रहे हैं, तो एयर तो भारी हो जाएगी, होगी नहीं? प्रेशर तो अभी हम रखते हैं दूसरी तरफ, लेकिन ये समझना है हमको, ये भारी कर रहे हैं इस हवा को। और दूसरी चीज, जो हमने हीट दी थी वो भी क्या हो रही है? कम हो रही है, यानी टेम्परेचर भी इसका लो होता जा रहा है। तो क्या ये दोनों चीजें जो हमने दी थी वो बदल रही हैं? और बदल रही हैं तो हवा क्या हो रही है? हल्की हो रही है, भारी हो रही है? ऊपर जाते हुए हवा क्या हो रही है? भारी। तो हवा मैक्सिमम कहां तक ऊपर जाएगी? तो 12 किलोमीटर से ऊपर कभी भी नहीं देखने को मिलती जाती। 12, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली इतनी ऊंचाई तय करती है हवा। और फिर अब ये नीचे आएगी। ऐसा नहीं है हमने 12 किलोमीटर बोल दिया तो एकदम स्टिक 12 है, वो 13-14 भी हो सकता है, और वो हाँ अराउंड दैट, क्योंकि कोई भी चीज एकदम फिक्स नहीं होती है इन्वायरमेंट में। आप कह दोगे कि साउथ इंडिया में सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो ऐसा थोड़ी ना हर जगह सेमी एवरग्रीन ही मिलेगा आपको। वो तो ज्यादा अमाउंट में सेमी एवरग्रीन बोल सकते हैं हम। नहीं समझे मेरी बात को? इंडिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है ही नहीं, तो ऐसा हम नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं है। मेघालय में जाओगे मिलेगा आपको, नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा बिल्कुल। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? क्या ये हवा धीरे धीरे ऊपर जाएगी? जाएगी। मैक्सिमम कहां तक जाएगी? 12 किलोमीटर तक। अब ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये हवा आधी तो नॉर्थ में और आधी साउथ में, और क्योंकि ये हवा भारी हो गई है इसलिए अब ये धीरे धीरे हवा क्या करेगी? डिसेंड डाउन होगी। तो जहां से हवा उठेगी वहां पे प्रेशर कैसा बनेगा? लो, क्योंकि नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल क्या हो गए? कम। जहां पे गिरेगी वहां पे प्रेशर कैसा बनेगा? हाई। नहीं समझ में आई मेरी बात? आ गई? तो जहां पे गिरेगी वहां पे प्रेशर कैसा बनेगी? हाई या लो? तो यहां पे प्रेशर बनेगा आपका हाई, और इस बेल्ट को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और यहां पे भी हमें देखने को मिलेगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इन बोथ द हेमिस्फीयर्स 30 to 40। हाँ, फिर से हम बताते हैं, जहां से एयर असेंड करेगी वहां पे नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल कम बचेंगे, तो प्रेशर कैसा हो गया? लो। ये जब ऊपर जा रही है तो क्या ये ऊपर ही चलती चली जाएगी? ऐसा नहीं है, एक टाइम ऐसा आएगा ये बहुत भारी हो जाएगी, इस पे असेंडिंग की पावर होगी ही नहीं, तो ये क्या करने लगेगी? फिर डिसेंड करने लगेगी। होगा ना ऐसा? तो जब ये डिसेंड करेगी, क्या करेगी? जब ये डिसेंड करेगी तो गिरेगी कहां जाके? तो ये जहां पे भी गिरेगी, डिसेंड करेगी, वहां पे नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल बढ़ेंगे घटेंगे? बढ़ जाएंगे। नहीं बढ़ेंगे? बढ़ जाएंगे ना। अगर नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल यहाँ पे बढ़ गए, गर्मी तो नहीं लग रही है ना किसी को? ठीक है, ज्यादा आवाज भी बहुत कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल बढ़ गए तो प्रेशर क्या हुआ? हाई या लो? बढ़ जाएगा ना, क्योंकि हमने प्रेशर किस पे रिलेट करके पढ़ा है हमेशा? नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल। एयर मॉलिक्यूल बढ़े तो प्रेशर बढ़ा, घटे तो प्रेशर घटा। क्या यहाँ पे नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल बढ़ गए? है ना। और ये ऊपर जाने के बाद आधी नीचे और आधी उधर क्यों गई? क्योंकि रोटेशन ऑफ द अर्थ ने इसमें यहाँ पे रोल प्ले किया। एकदम नीचे
है ना। एकदम नीचे इसलिए नहीं गई क्योंकि नीचे से और एयर मॉलिक्यूल उसे पुश कर रहे हैं और नेक्स्ट एयर मॉलिक्यूल गर्म हो चुके हैं। नीचे के तो मॉलिक्यूल है, ऊपर के वाली है, तो प्रेशर से नीचे आना चाहिए। प्रेशर से नीचे जाना चाहिए, नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं ये नीचे नहीं जा सकती थी। अच्छा, तुम ये कह रहे हो वो हल्के हैं तो उनको और प्रेस कर देना चाहिए, लेकिन वहां पे एयर मॉलिक्यूल की क्वांटिटी कम ही नहीं हो रही है। हल्के तो ठीक है, दबा सकती है, दबा सकती है, लेकिन वो जो एयर मॉलिक्यूल हैं उनमें इतनी हीट एनर्जी कन्वेक्शन करंट्स है कि वो इसे पुश करते जा रहे हैं और वो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं और नई एयर आती जा रही है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये समझना जरूरी है। ये साइकिल है, अभी हम बताएंगे कौन सी साइकिल है। ये कौन सी साइकिल है? इसका नाम है हेडली सेल है ये साइकिल रुकने वाली नहीं है। हाँ, ये आपका वैलिड क्वेश्चन है कि अगर ये भारी ही हो रहे हैं तो ऊपर जाते हुए नीचे क्यों नहीं गिर जा रहे हैं? क्योंकि नीचे वाले पुश कर रहे हैं ना, तो उसको जहां जगह मिल रही है वहां जा रही है ना। वो नहीं समझे मेरी बात को? एक ही डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रही है? क्या दोनों डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगा अर्थ रोटेशन की वजह से। ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक ही डायरेक्शन में चीज है। देखो, डिवाइड तो होती है, लेकिन अब यहाँ पे डिवाइड अगर हमने बोल दिया तो ये मत सोचो कि 50-50% ही डिवाइड हो रही है, वो तो उधर इधर उधर, लेकिन हाँ डिवीजन होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। हाँ बोलो। सर रोटेशन नहीं होगा तो ये डिवाइड नहीं होगा। नो, तब भी तो कहीं ना कहीं जाएगी। तब भी कहीं ना कहीं जाएगी और उसी प्रोसेस में ही जाएगी। जरूरी नहीं है उस प्रोसेस में तो चीजें चेंजेस हो सकती हैं। यानी अर्थ में आप कोई भी चीज चेंज करोगे तो बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, समझ गए? तुमको क्या हुआ? ठीक हो? खाना पीना पानी वानी पिया आज? हाँ देखो, पानी एक बार हमने आपको बताया था, सही बात है, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। पानी उबल के ये ऊपर गई, बताया था हमने ये आपको, और फिर ये सेपरेट हो गई क्योंकि नीचे वाले से पुश कर रहे थे। नहीं बताया था हमने ये एग्जांपल? बताया। जैसे ही ये एनवायरनमेंट से कांटेक्ट है, ये भारी हो गए, नीचे आ गए। बस यही तो प्रोसेस वहां पे लगाना है आपको। अब यहां पे भी लगभग आधे ही आधे मॉलिक्यूल डिवाइड होते हैं इधर उधर, लेकिन लगभग आधे आधे, 30-70%, 40-60%, 45-55। थोड़ा इधर रखाओ। टेक्निकल टी निकाल रहे हो ना? होता है ना कई वजह से नॉर्मल चूल्हे पे थोड़ा इधर खिसक जाती है, इधर जल्दी गर्म हो जाता है। सही बात, एक्सपीरियंस बोल रहा है। खोया बनाया है तुम चूल्हे में बैठ के ना? नहीं तो बनाते हैं। चले आगे। अब जहां पे डिसेंड डाउन करेगी वहां पे आपके हिसाब से प्रेशर कैसा बनेगा बताओ? सॉरी, डिसेंड करेगी है ना, वहां पे प्रेशर हाई हो जाएगा। नई बात समझ में आई इतनी? ये बताओ, एकदम आ गई? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब एक बात बताओ मुझे कि बारिश कहां होने वाली है? इक्वेटर पे होगी या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे नहीं होगी? सबसे ज्यादा बारिश वही होती है। कहां पे? सब ट्रॉपिकल पे। अब देखो, एक बात मेरी समझना ध्यान से, रुक जाओ सुनो। बारिश तब होगी जब वेपर किस में कन्वर्ट हो? ड्रॉप्स में। आइस में कर दोगे तो काम खराब हो जाएगा भाई। ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो, बारिश तो तभी होगी। सही बात है। अब एक बात बताओ, यहां से हवा धीरे धीरे ऊपर जा रही है, इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। ध्यान से सुनो, एकदम कॉन्सेप्ट है सब कुछ। ऊपर जा रही है हवा तो आपके हिसाब से टेम्परेचर कम हो रहा है, यही हमने सीखा था अभी तक। वर्टिकली अपवर्ड जाने पे टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है या बढ़ता है? कम होता है ना। इस हवा का टेम्परेचर कम होगा या बढ़ेगा जो ऊपर जा रही है? कम होगा। तो क्या इस हवा के टेम्परेचर कम होने पे वाटर वेपर वाटर ड्रॉप्स में चेंज होगा? अगर टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा।
एक सेकेंड, अभी रुक जाओ, अभी कंक्लूजन पे मत आओ, अभी सीखो, बस सीखो, बस सीखो। तो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? ड्रॉप्स में। किस पे? डिक्रीज इन टेम्परेचर पे। सही बात है, पक्का? तो जब वाटर वेपर वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट होगा, डिक्रीज होने पे टेम्परेचर, वाटर ड्रॉप बनेगी, तभी तो गिरेगी। यानी जब वर्टिकली अपवर्ड हवा जाएगी तभी तो वाटर ड्रॉप बन के गिरेगी। अब अगर हवा ऊपर से नीचे आ रही है, डिसेंड हो रही है, हवा कहां आ रही है? ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ते हुए टेम्परेचर पे क्या वाटर वेपर ड्रॉप में चेंज होगा? टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिया हवा का, तो ड्रॉप वाटर वेपर ड्रॉप में चेंज होगा? नहीं होगा ना। तो कभी भी डिसेंडिंग एयर रेन, हाँ, डिसेंडिंग एयर कभी भी रेन, याद रखिए ये स्टेटमेंट, डिसेंडिंग एयर नेवर रेन्स। क्या? हाँ बिल्कुल, समझे बात को? नहीं समझे? क्लियर हो गया? तो एक तो हमने आपको एक तो ये फैक्ट बताया, दूसरा फैक्ट भी सुनो। अगर हम वर्टिकली अपवर्ड जाते हैं तो वेपर का अमाउंट घटता है या बढ़ता है? वर्टिकली अपवर्ड घटेगा, क्योंकि एवेपोरेशन किससे होता है? वाटर बॉडी से और हीट से। यानी अगर पानी ही नहीं है तो एवेपोरेशन किसका होगा? तो बताओ, पानी का अमाउंट कहां पे है? पानी स्टोर्ड कहां है? अर्थ सरफेस पे या ऊपर आसमान में? अर्थ सरफेस पे। ओशियंस और सी कहां है? अर्थ सरफेस पे। इवेपोरेशन कहां होगा? नीचे या ऊपर होगा? नीचे होगा। तो ऊपर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही नहीं होगा, क्योंकि ऊपर इवेपोरेशन तो हो नहीं रहा है। और दूसरा, जो ये वेपर जा रहा है वो भी ड्रॉप्स में चेंज हो जा रहा है, ऊपर तो बहुत वेपर ही नहीं है, तो ऊपर से आने वाली हवाओं के पास वेपर ही नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर होगा भी तो वो कभी भी ड्रॉप में चेंज होगा नहीं। तो दो रीजन है, ना वेपर है ऊपर और ना ही नीचे आने वाली हवाएं वेपर से ड्रॉप में चेंज करेंगी पानी को, वेपर को। नहीं समझे मेरी बात को? तो कभी भी ऊपर से आने वाली हवा रेन नहीं कराएगी। तो करंट भी वो होती है ना, ओशन करंट। अरे हाँ, वो तो ठीक है, डेजर्ट्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाई ओशन करंट। डेजर्ट बनाने में ओशन करंट का रोल होता है, वो तो अलग चीज है ना इससे बिल्कुल। सब हाई प्रेशर वेल पे ज्यादा डायरेक्ट मिलेंगे, तो उनका मेजर रोल डिसेंडिंग ऑफ एयर है, बारिश ही नहीं होगी। और वर्ल्ड के सारे हॉट डेजर्ट इन्हीं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे मिलेंगे। लेकिन सर हम ओशन करंट चलेगा, मतलब गर्म ओशन करंट, तो फिर बारिश होगी? नहीं, एक फैक्टर थोड़ी ना तय कर देगा कि बारिश होगी, बहुत सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं। आप एक फैक्टर को क्यों लेके बैठ गए हो कि ओशन करंट गर्म होगा तो बारिश हो जाएगी, ओशन करंट कोल्ड होगा तो बारिश हो जाएगी? देयर इज नो वन फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं, तब वेदर एक्टिविटी बता पाते हैं हम। ऐसे तो आप सिर्फ ओशन करंट पढ़ लो, सारे वर्ल्ड का वेदर आपको पता चल जाएगा, कहां बारिश होगी कहां नहीं होगी। इससे निकाल ही नहीं पाओगे आप। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, एक फैक्टर पे बारिश थोड़ी ना कर दोगे। अब ये वाला फैक्टर है, ये मोस्ट प्रोबेबल फैक्टर है, ये आपके ओशियन करंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इस पे तो बहुत सारा डिपेंडेंट है, जैसा देख रहे होगे आप। अब ओशियन करंट इसका सब फैक्टर बन सकता है, इसको क्रॉस कंप्लीटली नहीं कर सकता ओशियन करंट, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो वर्ल्ड के बहुत सारे डेजर्ट इन बेल्टों पे मिलेंगे, सारे हॉट डेजर्ट इसी बेल्ट पे मिलेंगे आपको। राजस्थान में वो भी तो राजस्थान में थार डेजर्ट के बनने का कारण अलग है, हाँ, बट वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को टच करता है, उसी पे निकल के जाएगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई परेशानी नहीं? अब देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना फिर से। यहां पे हवा असेंड हुई और आधी इधर गई और आधी और इधर डिसेंड हो गई और इधर भी
हो गई नहीं हो गई? अब यहां पे प्रेशर कैसा बन गया? हाई। और यहां पे प्रेशर कैसा बन गया? तो हवा कहां से कहां चलती है? तो क्या अर्थ सरफेस पे इस तरह से चलेगी है? तो यहां ऊपर गई, इधर डाउन हुई, इधर आई, तो क्या ये एक सेल बन गया? इधर भी एक सेल बन गया, बन गया ना? तो ये पहला सेल हो गया और इस सेल को बोलेंगे हम हेडली सेल। हाँ जी। क्वेश्चन में वो मेंशन करेगा कि टेक प्रेशर एज रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, और या फिर विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर। जो भी इस क्वेश्चन पूछेगा वो आपको बताना है, वो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि कैसे पूछ रहा है। नहीं, क्योंकि मैं दिमाग में बात में जैसे नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स को अगर हम हटा के टेंपरेचर से कंपेयर करें, बात तो वही है। हाँ कर लो। हाई प्रेशर है तो लो टेंपरेचर होना चाहिए वहां पे। लेकिन डेजर्ट्स में टेम्परेचर हाई होता है, ये कहना चाहते हो आप? देखो बात ये है कि हाँ, टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू हाई है, बट वो टेम्परेचर हाई रहता कब है? दिन में, और रात में कैसा हो जाता है? एकदम उल्टा हो जाता है। जस्ट टेम्परेचर वहां पे रीजनल फैक्टर बोल सकते हो आप। वहां पे हमेशा हाई टेम्परेचर नहीं है जैसा इक्वेटर पे है। इक्वेटर पे दिन हो या रात, टेम्परेचर हमेशा हाई है। टेम्परेचर लो होने बहुत कम एवरेज अमाउंट में लो होता है। एवरेज अमाउंट में अगर निकालोगे तो कम लो होगा। मतलब थोड़ा मुझे राइट करना है, ये राइट परफॉर्मेंस से करना। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहां तक? नहीं? चले आगे। तो कौन सा सेल बना दिया हमने? हेडली सेल। कोई डाउट, कोई परेशानी? नहीं? चल सकते हैं आगे? हाँ, अब नोट कर लो भाई। कर लिया आपने? हाँ, दोनों को हेडली सेल। क्या कह रहे हो सर? नहीं, हेडली सेल इज सेल, कंप्लीट सेल, जो यहां से जा रहा है ऊपर और इधर नीचे से आ रहा है। ये पूरा सेल बन गया ना एक। Hadley cell is a rising of air molecule on equator that descends down on subtropical high pressure belt, which blows from high pressure to low pressure and then repeats it, है ना? Hadley cell। अब Hadley cell में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन सी प्रेशर बेल्ट Hadley cell बनाती है? कैसा कर दें? ये नहीं, हाँ, जो हवा आई है ना उसका राइट साइड। अच्छा, वो कोरियोलिस की वजह से। वो तो अभी करेंगे, हम बताएंगे आपको। ये समझ में आ गया भाई? कोई डाउट है इसमें? क्लाइमेटोलॉजी अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो क्लास में ही सारा याद। कुछ है नहीं ऐसा इसमें? है? मैं बोलूंगा ऐसे ही। ठीक है, हेडली सेल ये भी है और हेडली सेल ये भी बना है आपका। ओके, अब जो अगला बनाना है हमको, क्या हुआ? हाँ हाँ, अब देखो ध्यान से देखो। ध्यान दो पढ़ाई में। आशीष, शैतानी नहीं। अरे यार, हम बोलो अभी कट मारने पड़ता। एडिटिंग बहुत हो जाती है भाई, समझो बात को। तुम लोग मानते नहीं हो। हाँ हाँ यार, दिमाग खराब कर देते हैं। सो कितने बजे वीडियो डाली थी हमने? 2 बजे लगभग, 2:30 बजे पहुंची थी, तो तब तक एडिटिंग की थी हमने बैठ के। अब बीच में जो कुछ हो जाता है वो दिक्कत, कट लगाना पड़ता है हमको। ये बहुत मजे ले रहे हैं आजकल रंजीत, क्या बात है, छोड़ोगे नहीं तुम उसको। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ऊपर भी
पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अच्छा, प्रेशर हाई क्यों होगा पोल पे? टेम्परेचर बहुत कम है। टेम्परेचर कम है तो हीट यहाँ पे क्या होगी? निग्लिजिबल। हीट तो होगी नहीं, यानी ऊपर जाएगी नहीं, तो क्योंकि हवा कैसी बनी रहेगी? भारी। और यहाँ पे क्या वाटर वेपर होगा? नहीं, वाटर वेपर तो तुरंत स्नो बन जाएगा, यानी वाटर वेपर होगा ही नहीं, तो हवा के हल्के होने के चांसेस ही नहीं है, हवा भारी भारी। स्नो तो स्नो वाटर वेपर थोड़ी ना है। 80 से 90 वो 10। हाँ, हवाएं तो इक्वेटर पोल से आने वाली ठंडी होती हैं। अब देखो कॉमन सी चीज समझो, जो भी पोल से इक्वेटर की तरफ ओशियन करंट आएगा, तुम ओशियन करंट पे बहुत स्टिक हो एक फैक्ट बता देते हैं, जो भी पोल से इक्वेटर की तरफ ओशियन करंट आएगा वो ठंडा होगा, और जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा वो वार्म होगा, जो हम ओशियनोग्राफी में पढ़ेंगे। यस, ऑब्वियसली बात है। चलें आगे, चल सकते हैं। तो ये हाई प्रेशर बेल्ट है और ये भी हाई प्रेशर बेल्ट है, ये लो प्रेशर बेल्ट है। ये और ये तीनों बेल्ट जो आपकी हैं, ये किस पे डिपेंड है? टेम्परेचर पे या रोटेशन ऑफ द अर्थ पे? 1 2 3, तो ये टेम्परेचर पे है। तो थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट कितनी हो गई हमारे पास? 3। सभी के नाम आपको पता है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, 2 है आपकी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ये 2 इन नंबर है, ये 1 इन नंबर है। तो टोटल थर्मली इंड्यूस्ड कितनी हो गई हमारे पास? 3 हो गई। समझ गए बात को? अच्छा, फिर पोल पे बारिश होगी या नहीं होगी? स्नोफॉल भी नहीं होगा, क्योंकि वेपर ऊपर जाएगा नहीं तो गिरेगा कैसे? होगी, बिल्कुल स्नो होगी, हाँ ये पक्का है। तो कहने का यहां पे तात्पर्य हुआ कि पोल्स आर लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ वर्ल्ड, विश्व के सबसे बड़े कोल्ड डेजर्ट हैं, और इसमें भी बड़ा है अंटार्कटिक, यानी साउथ पोल सबसे बड़ा डेजर्ट है वर्ल्ड का, क्योंकि यहां पे आइस ज्यादा जमा है। पोल्स आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट। नहीं समझ आई बात? आने तब लगेगी जब आप प्रॉपर रेगुलरिटी मेंटेन करोगे और दिमाग खोल के एकदम क्लास में बैठोगे, कुछ है ही नहीं टफ जैसा, और इसमें इंटरेस्ट लोगे। तुमको जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा, जब तक तुमको इंटरेस्ट यहां आता रहेगा, तब तक काम नहीं बनेगा तुम्हारा। समझते हो? वो इंटरेस्ट गलत है वैसे। अच्छा सर, ये सबसे लार्जेस्ट कौन सा सर? अंटार्कटिका। समझ में आ गई भाई इतनी बात? कोई डाउट है किसी को? अब एक बात बताओ, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये थर्मली इंड्यूस्ड है या डायनेमिकली इंड्यूस्ड है? इसका रोल हमने आपको बिल्कुल भी टेम्परेचर पे बताया क्या? नहीं बताया ना। तो क्या ये दोनों डायनेमिकली इंड्यूस्ड हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट? और 2 बेल्टें और आएंगी डायनेमिकली इंड्यूस्ड में। डायनेमिकली इंड्यूस्ड में टोटल 4 बेल्ट हो जाएंगी, जिसमें से 2 होंगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 2 इन नंबर, और दूसरी होगी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 2 इन नंबर। क्या हुआ? इधर कर लो यार, करना है ठीक है। अभी लग नहीं रहा तुम्हारा अच्छे से। हाँ बताते हैं उसको। पोलर लोकेशन है, ये भी रोटेशन की रोटेशन पड़ी है।
अब हम बड़ी ही क्रांतिकारी चीज बताने वाले हैं, बड़ा ही ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक बार में कैच कर लो ऐसा लग नहीं रहा है मुझे। तो ध्यान से सुनो। जैसे एक प्लेट ले लो, थाली ले लो, प्लेट समझते हो आप? प्लेट में छोटी छोटी बहुत सारी चीजें रख लो जो हल्की हैं, और प्लेट को अपनी उंगली पे रोटेट किया करो, तो रोटेशन की वजह से क्या प्लेट में रखी हुई चीजें बाहर की तरफ भागेंगी? भागेंगी। जैसे आपने वॉशिंग मशीन यूज की है, हाँ फिर से बताते हैं हम 2 एग्जांपल बताएंगे इसीलिए। यस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वॉशिंग मशीन आपने यूज की है, कपड़े पानी डाला है, फिर जैसे ही चलती है वैसे चलने के बाद देखा है कि कपड़े और पानी एकदम साइड में चले जाते हैं, बीच में नहीं रहता है कुछ भी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो भी चीज रोटेट करती है उसकी एक्सिस से अवे फ्रॉम द एक्सिस एक फोर्स लगता है जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। स्यूडो फोर्स होता है ये, स्यूडो माने झूठा, फॉल्स फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल इसका नाम होता है, समझ गए? तो क्या अर्थ जब रोटेट करेगी तो इस पे भी सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगेगा? अगर सेंट्रीफ्यूगल लगेगा तो अर्थ की सरफेस के ऊपर आने वाले एयर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ भागेंगे? भागेंगे नहीं भागेंगे? बिल्कुल भागेंगे। अगर एयर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ भागेंगे तो क्या अर्थ सरफेस के पास कम एयर मॉलिक्यूल बचेंगे? हाँ या ना? समझ पा रहे हो यहां तक? अगर कम एयर मॉलिक्यूल बचेंगे तो फिर प्रेशर कैसा बनेगा, लो या हाई? लो, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल से ही रिलेट करते आ रहे हैं। टेम्परेचर अगर लगाओगे तो ये समझ में नहीं आएगा, ये कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं। तो एयर मॉलिक्यूल कम बचे तो प्रेशर क्या हो गया, लो। तो सेंट्रीफ्यूगल सबसे ज्यादा कहां होता है, इक्वेटर पे। और इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हुए सेंट्रीफ्यूगल क्या हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल कहां है, इक्वेटर पे। पोल पे कैसे, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा, इक्वेटर पे। और इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो पोल पे सबसे कम। और पोल पे खड़े हो गए, जाके किस पे खड़े हो गए हम, पोल पे, तो हम खड़े ही रहेंगे, हम पे रोटेशन का इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, हम दूर जाएंगे ही नहीं, है ना? दो मतलब मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पांसिबल है लो प्रेशर को। यस, पहले एक फैक्टर भाई टेंपरेचर का नहीं होगा, सेकंड फैक्टर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तभी तो हमने 2 बेल्टें बनाई, डायनेमिकली इंड्यूस्ड इज डिपेंड्स ऑन सेंट्रीफ्यूगल रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ जो फोर्स लेके आ रही है वही है सेंट्रीफ्यूगल। अब एक बात बताओ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सबसे ज्यादा एयर मॉलिक्यूल पुश होंगे कहां पे, अर्थ सरफेस पे। तो क्या इक्वेटर पे होंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल कहां लग रहा है, इक्वेटर पे। और सबसे कम कहां लग रहा है, पोल पे। यानी पोल पे सेंट्रीफ्यूगल काम ही नहीं करेगा, लेकिन इक्वेटर पे सबसे ज्यादा काम करेगा। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो लो प्रेशर बना है इक्वेटर पे, ये टेम्परेचर की वजह से है या सेंट्रीफ्यूगल की वजह से है? दोनों की वजह से। एक्चुअली में हुआ क्या था, जब प्रेशर बेल्ट्स की डिस्कवरी हुई थी तो लोगों को सेंट्रीफ्यूगल बारे में पता ही नहीं था। तो सबसे पहले सिर्फ 3 ही बेल्ट थी, और वो किस पे डिपेंड थी, टेम्परेचर पे। इसलिए आज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है तो बोथ थर्मली इंड्यूस्ड भी है और डायनेमिकली इंड्यूस्ड भी है, लेकिन बोला क्या जाता है इसको, थर्मली इंड्यूस्ड। सर ऑन पेपर क्या आता है, थर्मली इंड्यूस्ड। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको देखना पड़ेगा, बट वो ऐसा नहीं करेगा एकदम एब्सर्ड दे दे कुछ, वो नहीं, वहां पे भी यूपीएससी का तो भरोसा कर सकते हो आप। अदर एग्जाम्स में तो वो कर सकते हैं ऊपर नीचे, चैट जीपीटी से निकाला, काम खराब हो गया। एसएससी, लेकिन यूपीएससी में तो वो काफी सही से बनाते हैं। लेकिन अगर आप दिमाग लगा के करोगे तो इतने टफ क्वेश्चन भी नहीं आते जितना हम लोग कर रहे हैं इस पे गहन अध्ययन। टेंशन नहीं, हाँ और क्या है, ये तो बहुत डीप जा रहे हैं हम। इससे आप आईएएस का क्वेश्चन लिख सकते हैं। हाँ, अरे हम बहुत सारे क्वेश्चन दिखाएंगे अभी आपको। अभी तो क्लाइमेटोलॉजी का वो करेंगे ना, डिस्कशन, टेस्ट और उसका असाइनमेंट वगैरह। हम उस पे अब लिख भी देंगे, ये इस पेपर से आया, ये इस पेपर से आया, इसलिए लिखते हैं। तुम लोग परेशान हो जाओगे कि हमको बताओ आईएएस की तैयारी कर रहे हैं।
मास्टर बता देना ये कहाँ से आया कहाँ से आया है? आंसर बता देना जब एक बार सर दादा के दिन हम कर रहे हैं यूपीएससी का सॉल्व कर दिया हाँ, क्या बोल रहे हो? सर अगर एक्सेस में नहीं होती तो ये प्रेशर बैंड है चेंज होती अभी भी होती है चेंज तो। नहीं मतलब अगर अपने आप साइड डिग्री हुई है अभी हमने 23.5 डिग्री झुकाई है नहीं, जैसे ही झुकाएंगे वैसे ही तुम देखोगे ये बेल्ट ऊपर और नीचे जाएंगी। विल डिस्कस इट, टेंशन मत लो, उसको डिस्कस करेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हो, प्रेशर बेल्ट ऊपर और नीचे नहीं जाती है? शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट नहीं होता है? होता है। तो नहीं होती तो ऐसी होती जैसी हमारे देख रहे हो आप, सीजन चेंज ही नहीं होता। शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट होता है, और इसको डिस्कस करेंगे हम। अभी तो सीधी अर्थ बना के आपको दिखा दिया है ना हमने। यस, टिल्ट नहीं होगी तो सीजन बदलेगा नहीं, समझेंगे इसको हम, परेशान नहीं हो। अभी इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आपके हिसाब से यहां पे जो सेंट्रीफ्यूगल है, इससे कम सेंट्रीफ्यूगल यहां पे होगा, लेकिन हवा तो यहां पे भी बाहर जानी चाहिए, लेकिन ऊपर वाली उससे भी भारी हवा है। इस सेंट्रीफ्यूगल को वो निग्लिजिबल मान के गिर जा रही है, डिसेंड हो जा रही है। जानी तो चाहिए लेकिन जा नहीं रही है, क्योंकि ऊपर से आने वाली बहुत हैवियर है। समझ रहे हैं? क्लियर है? तो ये भी बनना चाहती है लो, और किसकी वजह से? ड्यू टू रोटेशन ऑफ दी अर्थ, लेकिन बन नहीं पाएगी। लेकिन इसको ऊपर से रोकने वाला कोई, ये भाग गई बाहर। तो कैसे बन गया? लो प्रेशर बन गया। किसकी वजह से? रोटेशन ऑफ दी अर्थ। क्या मैं लिखवा सकता हूँ? हाँ हाँ लिख लो, डिक्टेट कर देता हूँ मैं। समझ में आ गया? वहां वो सबसे जबरदस्त चीज है। यही हो रहा है ना कि जैसे ये लोकेशन पे दो फैक्टर्स की वजह से हवा बाहर जा रही है, इक्वेटर से एक तो थर्मल हो गया, ऊपर ये सेंट्रीफ्यूगल की वजह से हो गया, एंड नीचे तभी आ रही है जब भारी हो गए वो सब, एंड सेंट्रीफ्यूगल की वजह से पूरे अर्थ में हवा बाहर ही जाना चाहती है, बट ट्रॉपिकल एरियाज में जो पावर हैवियर एयर है वो इसे पुश कर रही है नीचे की वो उसको वो कर देंगे, काउंटर कर देंगे, एंड बट सब पोलर पे कोई इसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो बाहर बाहर एक एक करके बेल्ट सारी लिखवाएंगे हम आपको। प्रेशर बेल्ट आपने हेडिंग डाली है, उसमें सबसे पहला 1 हेडिंग डाल के लिखो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तुम बहुत ध्यान से टाइम ही नहीं मिलता यार। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट extended between 5 degree north to 5 degree south in both the hemispheres. Zero degree to 5 degree in both the hemispheres. 0 to 10, 0 to 5. सही है वो खराब नहीं है, सही है। हाँ हाँ बोलो, जो नोट्स लिखवा पीडीएफ वाले नोट्स भेजे वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, तो ये ठीक कर लो। उनमें थोड़ा सा हम काम करते हैं यार, अभी टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ डोल्ड्रम अभी कराएंगे, रुक जाओ। डोल्ड्रम हम विंड्स के साथ कराएंगे, अभी इनको अलग दिखाएंगे। इस बार चीजें चेंज होती हैं क्लास के हिसाब से। अब यही क्लास आप हमारी दोबारा लोगे कभी भी तो ये चीज नहीं मिलेगी, हो सकता है कुछ रह जाए और कुछ नया मिल जाए। क्लास में, हर क्लास में हमको हर चीज रटी थोड़ी, मतलब इन द सेंस कि वो हर चीज माइंड में नहीं आ जाएगी जो हमने पहले बताई होगी, और कोई नई चीज भी आ जाएगी दिमाग में। वो मशीन नहीं है, वो एकदम जो कॉपी पेस्ट होता है ये नहीं हो सकता, चेंज होगा। तो जो तुम्हारे पिछले वाले नोट्स हैं, इनसे नोट्स ये चेंज हो जाएंगे जो अभी लिख रहे हैं हम लोग। हाँ, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ इन बोथ द हेमिस्फीयर। अगर 10 to 10 दोनों हेमिस्फीयर में हो तो भी आंसर सही है, 10 डिग्री टू 10 डिग्री, ठीक है, इन बोथ द हेमिस्फीयर्स तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 to 10 या 5 to 5 या 10 to 10, 5 से 10 की रेंज में मान लो यार। 4 डिग्री
ठीक है, चलें आगे। अब बताओ ये कैसी है, थर्मली इंड्यूस्ड या डायनेमिकली इंड्यूस्ड? लेकिन इसमें ऐसे लिखेंगे, हाँ, इट इज थर्मली एंड डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर वेल्ट। इट इज थर्मली एंड, It is thermally induced more than. नहीं, अभी वो बाद में लिखा देंगे हम आपको। इट इज थर्मली एंड डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर वेल्ट। हाँ, बोल सकते हो आप, थर्मल का ज्यादा इसमें इफेक्ट है। इट इज थर्मली एंड डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर वेल्ट बट कॉमनली नोन एज थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर वेल्ट। बट कॉमनली नोन एज थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। ठीक है, एयर ascends from this belt, air ascends from this belt, rises Up to 12 kilometers. up to 12 kilometer Becomes heavy. and becomes heavy, then divides, ऐसे लिखिएगा, then divides forming a curve in both the hemispheres Due to rotation of the. due to rotation of the earth. Forming a curve in both the hemispheres due to rotation of the earth, then descends down. Due to rotation of the earth, then descends and forms, subtropical high pressure belt. And forms subtropical high pressure belt. नहीं क्लियर हो? यही कहानी लिखी है हमने, कुछ और तो लिखा नहीं है। देखो, आप इस कहानी को चाहो तो अपने शब्दों में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो कहानी है, जो सच, जो फैक्ट है, नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको अपने शब्दों में लिखना है, लिख सकते हो। हम लोगों का काम है इसको समझना, सीखना मुख्यतः, और इसको सीखने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर सच्चाई में आप सीख रहे हो तो भाषा कोई भी हो, चाहे इंग्लिश में जैसे आप चैटिंग करते हो वैसे भी लिख सकते हो, है ना? समझ के बात को, चल सकते हैं आगे। अब चलिए नेक्स्ट लिखो। नहीं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ये बाद में हमने कहा नहीं, बाद में लिखाएंगे, बाद में लिखाएंगे। और भी काफी कॉन्सेप्ट हैं इसमें, बता दें आपको क्या, या बाद में बताएं? बता दें, मैटर खत्म कर दें, काफी है। देखो अब बात कर लेते हैं, इसमें डिस्कशन तो कर ही लेते हैं फिलहाल। अच्छा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे अगर हवा असेंड करेगी तो ये तो पक्का है कि यहाँ पे बारिश होने वाली है ना? अच्छा, ये हवा रोज असेंड करेगी या कभी कभी करेगी? तो रोज करेगी, तो बारिश भी रोज होगी, होनी चाहिए, नहीं होती है। और ये बारिश आप बताओ 24 घंटे हैं, 24 घंटे में किस समय होनी चाहिए ये बारिश? नून के टाइम पे होनी चाहिए ना, पोस्ट नून, यानी शाम के, दोपहर और शाम के बीच में 3 बजे लगभग, है ना? हाँ, इस समय, है ना? 3 से 5 के बीच में लगभग बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो बारिश फेमस है इसको कहते हैं 4 PM रेनफॉल। इसका नाम ही 4 PM रेनफॉल है इक्वेटर पे।
इक्वेटर पे ही तो होगी, इक्वेटर पे ही डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट दिखाया अभी। कंट्री की बात कर लेंगे अभी, टेंशन नहीं लो, अभी सब बातें करेंगे। तो किस समय बारिश होती है? ये लगभग 4 PM पे। और ये बारिश होती कैसे है? जैसे ये कन्वेक्शन करंट पानी में उठ रहे थे, कन्वेक्शन होते हैं, ऐसे ही क्या कन्वेक्शन करंट इक्वेटर पे उठ रहे हैं, है ना? तो क्या ये रेनफॉल कन्वेक्शनल रेनफॉल हो गई? हो गई नहीं हो गई? तो रेनफॉल के 3 टाइप्स होते हैं, उसमें एक टाइप है कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो क्या इक्वेटर पे कन्वेक्शनल रेनफॉल हो रही है? और क्या अगर रोज ये रेनफॉल होगी तो क्या यहां पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलेंगे देखने को? मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो जंगल कैसे होंगे? यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होगा, बड़े बड़े पत्ते होंगे। क्यों पत्ते क्यों बड़े होंगे? पानी मिल रहा है इसलिए। ये चाहते ही नहीं है कि इतना पानी हमारी जड़ों पे जाए जो हम गिर जाएं, तो ये पत्ते क्या कर लेंगे? पेड़ अपने बड़े कर लेंगे, जिससे हाँ, क्योंकि हैबिटेट बना रहे हैं ना अपना। अच्छा हाँ, ये भी ध्यान रखो, पेड़ भी अपना हैबिटेट बनाते हैं और पेड़ भी अपने आप को हैबिचुअल बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। जैसे कि आपने देखा है कि जब भी आप पहाड़ों पे जाते हो तो पेड़ आपको कैसे मिलते हैं? बहुत लंबे ऊपर तक जाते हैं, देखा है आपने? ध्यान दिया? सनलाइट लेने के लिए। अगर सनलाइट दूसरी तरफ पड़ रही है और उनकी तरफ नहीं पड़ रही है तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? तो है ना, तो फिर वो डेड हो जाएंगे। इसलिए वो हमेशा कैसे जाएंगे? लंबे। जैसे कि आपने देखा है कि जहां पे भी स्नोफॉल होता है वहां पे लीव्स कैसी होती हैं पेड़ की? स्पाइक सी होती हैं, कॉर्न शेप होती हैं, इसलिए इनको कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहते हैं। कॉर्न शेप होती हैं। क्यों कॉर्न शेप होती हैं? हाँ, स्नो अगर गिरे तो स्लिप हो जाए, अगर स्लिप नहीं होगी तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, इनका भोजन नहीं बन पाएगा। समझ रहे हो? लेकिन वहीं पे इक्वेटर वाले जो पेड़ होंगे वो लंबे नहीं जाएंगे, वो छोटे रहेंगे, क्योंकि उनको तो पानी भी मिल रहा है, धूप भी वही मिल रही है, लेकिन वो मोटे बहुत होंगे क्योंकि खाना कैसे बनाते हैं। वुड कैसी होगी इक्वेटर वाले की? हार्ड या हार्ड वुड होगी? हार्ड वुड होगी। सॉफ्ट वुड का पेड़ नहीं मिलेगा आपको इक्वेटर में, सब हार्ड वुड मिलेगा। नहीं समझे मेरी बात? तो हैबिटेट ये भी बनाते हैं। तो पूरे इक्वेटर पे आपको ट्रॉपिकल, अच्छा ट्रॉपिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एरिया ट्रॉपिक्स के बीच में आए, ट्रॉपिक्स के बीच में बोले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो सारा एरिया क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल। तो इसलिए इनका नाम फॉरेस्ट का क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल। यस, ट्रॉपिकल में आता है। तो हम आधा, हमारा नदर्न पार्ट सब ट्रॉपिकल है, नीचे वाला ट्रॉपिकल एरिया है। तो अभी हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे ये चीज भी। हाँ, ज्यादा ऊपर जाओगे तो टेम्परेट रीजन आ जाएगा आपका, है ना? फिर ऊपर पोलर रीजन आ जाएगा जिसे फ्रिजिड कहते हो आप, है ना? अरे इधर एक और लाइन होगी ना यहाँ पे, जिसे आर्कटिक सर्किल कहते हो। सर्किल के ऊपर फ्रिजिड और सर्किल के नीचे और कैंसर के ऊपर बीच में टेम्परेट जोन, है ना? इतनी बात समझ आ गई? अब यहाँ इसके बीच में जो एरिया आएगा ये ट्रॉपिकल कहलाएगा। तो यहाँ पे पाए जाने वाले फॉरेस्ट के लिए वर्ड यूज करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन, क्योंकि ग्रीन हमेशा रहता है, क्योंकि बारिश हमेशा होगी। रेन फॉरेस्ट। तो इक्वेटर की बेल्ट पे कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कहां कहां मिलता है? पूरा का पूरा अमेजन का जंगल, सुना है आपने? अमेजन रेन फॉरेस्ट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। कौन से कंट्री में आता है? ब्राजील में। मेजर लोकेशन अमेजन रेन फॉरेस्ट की ब्राजील है। ब्राजील के अलावा कॉन्गो बेसिन ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका में कॉन्गो नाम के 2 देश हैं, एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एक है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी और आरओसी। समझ में आई बात? वहीं पे इसके आगे थोड़ा सा बढ़ोगे, अफ्रीका में मिलेगा केन्या, केन्या के आगे मिलेगा सोमालिया। सवेना फॉरेस्ट होता है, लंबी लंबी घास, हाथी भी चुप जाते हैं, इवन एलिफेंट डिसअपियर हो जाते हैं, जिससे जो वो करने आते हैं शिकार वो कर ही नहीं पाते हैं।
8, हाँ 8 मीटर हाई होती है, 8 मीटर, 8 मीटर की घास होती है सवाना ग्रासलैंड्स की। अब उसके आगे एशिया का कौन सा कंट्री आता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे? मालदीव्स। कैसा दिखता है आपको? हरा भरा दिखता है ना? सिंगापुर हरा भरा दिखता है। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब कैसे हैं? ग्रीनरी है इनमें? नहीं है? है तो ग्रीनरी है तो क्यों है? क्योंकि ये कौन सी बेल्ट पे आ रहे हैं? इक्वेटोरियल लो। अच्छा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे आने वाले हर कंट्री में मॉइस्चर कैसा होगा? ज्यादा होगा, कम होगा? ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा होता है मॉइस्चर। ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा होती है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो गया हो सिंगापुर वगैरह, उसे पूछना, थाईलैंड गया हो, सिंगापुर गया हो। समझ के बात को नहीं समझे? क्लियर हो गई बात? चलो इतना ही कॉन्सेप्ट रखते हैं, बाकी चीजें हम लिखा देंगे और आगे जो लिखानी है हमको, ठीक है? तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा, समझ में आई चीज? चलो ठीक है। अब हेडिंग डालोगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इट इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। इट इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट dynamically induced pressure belt located between 30 to 40 degree, 30 to 40 degree in both the hemispheres. Located between 30 to 40 degree in both the hemispheres. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, हाँ हाँ, ड्यू टू डिसेंडिंग ऑफ एयर, ड्यू टू डिसेंडिंग ऑफ एयर, हाई प्रेशर बेल्ट is formed. High pressure belt is formed. ठीक है? World's most of the hot deserts, world's most of the hot deserts are located on these belts. अंटार्कटिका के बाद सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा है। हॉट डेजर्ट सबसे बड़ा सहारा है, हाँ वैसे भी सर। वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द हॉट डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन दीज बेल्ट्स। हाँ, दो है ना ये? हाँ ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लो एक और, या मैं एक साथ लिखा दूंगा ये। चलो अब आप लिखो सब पोलर हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट, सॉरी। वो बोल रहे हैं, हाँ वो तो होगा ही, मतलब हम समझे नहीं क्या कर रहे हैं। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, it extends between 60 to 70 degree in both the hemispheres. It extends between 60 to 70 degree in both the hemispheres. तो बोल रहे किसी का आप किसी ने आपकी नोट्स ऐसे ले लिए तो वो फिर मतलब बुक की वीडियो देंगे बाद में, तो एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके जब आप समझा रहे हो तब आप रिज्यूम कर लो वीडियो। अरे ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेने का, इतना हम नहीं सोच रहे हैं उसके बारे में। 60 to 70 डिग्री इन बोथ द हेमिस्फीयर्स। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिएगा,
It is dynamically induced pressure belt लो है ना सर ये, ठीक है। it is dynamically induced pressure belt बोलो ये बोलता है लो है बाउंड्री से हुई है ना डायमेंशन। इट इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। नेक्स्ट, अब एक और चीज समझा देते हैं हम आपको, फिर लिखाते हैं। एक चीज समझिए, मैं पूरा ही पिक्चर एकदम क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से एक फोर्स भी आता है, कल हमने इसकी बात की थी, दैट इज कोरियोलिस। बताया था आपको कल। कोरियोलिस इक्वेटर पे क्या होता है? जीरो। इक्वेटर पे जीरो होता है जो हवा ऊपर से आ रही है और जो हवा नीचे से आ रही है। क्योंकि इक्वेटर पे कोरियोलिस जीरो है, इसलिए ये हवा विर्ल नहीं होती। विर्ल मतलब समझते हो? विर्लपूल नहीं बनाती है, स्पिन नहीं करती है, साइक्लोन जैसा वही हम बनाना चाहते हैं। अब देखिए, अगर ऊपर हवा है, देखिए समझिएगा, ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट का हम थोड़ा सा डिमोन्स्ट्रेशन यहां पे बनाते हैं। जैसे कि मान लो हवा ऊपर से आ रही है ये, और नीचे से आ रही है ये, ठीक है? ऐसे करके ऊपर से ये आई और नीचे से ये आई, ऐसी ही तो हवा आएगी यहां पे लगभग इस तरीके से। आएगी नहीं आएगी? ऐसे ही आएगी लगभग। अब देखिए, इस हवा को हमें डिफ्लेक्ट भी कराना है। किसकी वजह से डिफ्लेक्शन होता है? कोरियोलिस। ठीक है, इस हवा को अगर हम पहले सीधा बना दें, ये ऊपर से आ रही है, ये ऊपर से आ रही है, नीचे से आ रही है, तो ये डिफ्लेक्ट किधर होगी? नीचे से ऊपर जाने वाली। देखिए, जब नीचे से ऊपर जाएगी हवा तो हमारा फेस कहां होगा? सामने। और डिफ्लेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स राइट, क्योंकि कौन सा हेमिस्फीयर है? नदर्न हेमिस्फीयर। तो जाना तो इसे सीधा था, लेकिन जाएगी कुछ ऐसे, और ऊपर से आने वाली है, तो हमारा फेस कहां होगा? सामने। तो जिस डायरेक्शन में हवा आ रही है उसी डायरेक्शन का रेफरेंस लेंगे और उधर ही मेरा फेस होगा। जैसे मान लो दो हवाएं और इंक्लूड कर देते हैं हम, एक इधर से आने वाली और एक इधर से आने वाली। पहले ऊपर का डायरेक्शन बनाते हैं, ऊपर से नीचे आ रही है तो फेस हमारा सामने। राइट किधर है हमारा? ये। तो डिफ्लेक्शन इस हवा का किधर हो जाना है? आना तो सीधा है, लेकिन डिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा। ये नीचे वाला कौन सा सदर्न हेमिस्फीयर है ना? नहीं, नदर्न है, सब नदर्न है। हम ऊपर बना रहे हैं, यहां पे बना रहे हैं। फिर से हम एक बात समझा देते हैं आपको, हम और चीजें क्लियर करना चाहते हैं। देखो, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पे चार तरफ से हवाएं आ रही हैं, मान लेते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को, क्योंकि यहां पे लो प्रेशर बना है इसलिए सब तरफ से आ रही हैं। क्या सही बात है? आ सकती हैं। लो प्रेशर बना तो आ सकती हैं, आ सकती हैं। आ कहां पे रही हैं ये? सब पोलर लो पे, ऊपर वाले पे, नदर्न हेमिस्फीयर वाले पे। तो क्या सारी नदर्न हेमिस्फीयर वाली हवाएं ये? कोई सदर्न वाली नहीं है? हाँ या ना? नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए? अब एक बात बताओ, जो हवा जिधर जा रही है, डिफ्लेक्शन नदर्न हेमिस्फीयर में किधर होता है? राइट साइड। ये हवा सामने जा रही है तो फेस हमारा कहां होगा? सामने। अब राइट हमारा, अगर हम बोर्ड ऐसे रख दें तो राइट हमारा क्या हो जाएगा? ये। तो क्या नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी ये? सारे अपने रिस्पेक्ट में राइट डिफ्लेक्ट हो जाएंगे सारे अपने रिस्पेक्ट में। इधर ये देखोगे तो ये हो जाएगी, ये देखोगे तो ये हो जाएगी, ये देखोगे तो ये हो जाएगी। तो क्या ये सीधे वाले एरो अगर हम हटा दें तो क्या ये जिधर डिफ्लेक्शन हो रहा है हवा उधर जाएगी? जाएगी। तो क्या ये विर्ल बनाने की कंडीशन में नहीं आ गई? आ गई ना? तो कोरियोलिस फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए। साइक्लोन बन गया। साइक्लोन का मिड पॉइंट क्या होता है? लो प्रेशर। और उस पे आने वाली जो भी हवाएं आती हैं उनमें विर्ल हो जाता है। क्यों? किसकी वजह से? ड्यू टू डिफ्लेक्शन क्रिएटेड बाय कोरियोलिस। टॉर्नेडो अलग चीज है, विल डिस्कस इट जब हम बताएंगे आपको। टॉर्नेडो यहां कहां ले आया आप? हाँ ठीक है, वो एक चीज है, वो भी डिस्कस करेंगे हम। लेकिन साइक्लोन एक बड़ा फैक्टर, बड़ा टर्म है। टॉर्नेडो उसके सामने छोटा टर्म है। टॉर्नेडो रीजन स्पेसिफिक है ना? साइक्लोन ग्लोबल है, सब जगह साइक्लोन बोलते हैं उसको, अलग अलग नाम भी है उसके। नहीं समझे मेरी बात को? क्लियर हो गया? क्या ये जब विर्ल कर जाएगी तो विर्ल करके थोड़ा सा जो आपको दिख रहा है, कुछ ऐसी कंडीशन में विर्ल कर जाएगी? वह कर जाएगी नहीं कर जाएगी?
ऐसी कंडीशन में विरल करेगी। आप बना के देखना घर पे, आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं। पानी का मान हाँ, बाल्टी में आप पानी घुमाते हो तो एक तरफ विरल कर जाता है, वो है टोर्नेडो। इसी की तरह मान नहीं समझे मेरी बात को? ये समझ में आया? अगर कोरियोलिस नहीं है तो क्या ये विरल होगा, स्पिन होगा? नहीं होगा। तो क्या कोई भी साइक्लोन इक्वेटर पे मिलेगा? इक्वेटर पे साइक्लोन मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब इक्वेटर पे भी हवा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन इसमें साइक्लोन बनने के चांसेस है ही नहीं, साइक्लोन होगा ही नहीं। यहां पे हवा आएगी सीधी ऐसे ऊपर असेंड हो जाएगी, फिर ऐसे ऊपर जाके फिर ऐसे नीचे आ जाएगी, यही तो होगा। Another reason यहाँ पे the dense forest हाँ, वो अनदर रीजन तो ठीक है, लेकिन मेजर रीजन कोरियोलिस ही है, और वही आपसे पूछेगा। वो साइक्लोन अगर अच्छा आता तो वो पेड़ क्या, वो बिल्डिंगों को तोड़ देता है, पेड़ क्या है उसके सामने। इक्वेटर पे साइक्लोन नहीं बनता, साइक्लोन के पीछे ना बनने के पीछे रीजन कोरियोलिस है, समझ गए? बनाता भी कोरियोलिस ही है। अब आते हैं इसमें, बोलो। अब आते हैं, बनेगा साइक्लोन लो प्रेशर पे? बनेगा नहीं बनेगा? तो साइक्लोन बनेगा कहां पे? तो क्या सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में साइक्लोन बन सकता है? यहां पे तो काम कर रहा है। तो यहां पे बारिश होती है, कौन सी लिखी है आपने? जिसको क्या कहते हैं? कन्वेक्शनल। यहां पे भी बारिश होगी क्योंकि लो प्रेशर है। बारिश कहां होती है? लो प्रेशर, हाई प्रेशर? लो प्रेशर। तो यहां पे जो बारिश होगी ये होगी साइक्लोनिक रेनफॉल। समझे बात को? नहीं समझे? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? लिख लो इसको। साइक्लोनिक रेनफॉल मेनली कॉजेज ऑन सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स। Cyclonic rainfall mainly causes on subpolar low pressure belts. सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट्स। समझ में आई बात? 3 तरह की रेनफॉल होती है, उसमें 2 तरह की हम समझ गए आज, एक साइक्लोनिक और एक कन्वेक्शनल। एक और बची है ओरोग्राफिक, वो हम डिस्कस करेंगे जब टाइप्स ऑफ रेनफॉल चलेंगे। समझ में आ गई इतनी बात? क्लियर हो गया? तो सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट में हमने आपको इसका एक्सटेंट लिखा दिया, इसका इंडक्शन ड्यू टू डायनेमिकली इंड्यूस्ड, और साइक्लोनिक रेनफॉल वाला पॉइंट लिखा दिया। सही बात है? ठीक है, चलें आगे तो फिर, और हेडिंग डाल लो आप, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। है ना? क्या हेडिंग डाली आप लोगों ने? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 90 डिग्री इन बोथ द हेमिस्फीयर्स। It extends between 80 to 90 डिग्री in both the hemispheres। देख लिया? अब एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, मुझे एक स्टेटमेंट और लिखाना है, वो भी लिख लो, फिर दूसरी हेडिंग डाल लीजिए। इसमें लिख लीजिए, पोल्स आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट्स। पोल्स आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट्स। पोल्स आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट्स। पोल्स जो है विश्व के सबसे बड़े कोल्ड डेजर्ट। समझ गए बात को? इतना क्लियर हो गया? अब मैं क्या बताने जा रहा था, है ना? एक हेडिंग डाल दो और फिर बताते हैं, भूल ही गए हम। बता ही दिया करें जब आया करें दिमाग में ना। चलो ठीक है, कोई नहीं। हेडिंग डालेंगे सेल्स, CELLS। न्यू हेडिंग स्ट्रक्चर न्यू हेडिंग। हाँ, बिल्कुल न्यू हेडिंग। न्यू बिल्कुल नहीं है, इसी का सब पार्ट बोल सकते हो। हेडली सेल, यही 3 सेल लिखाएंगे हम आपको बस। सेल्स
सीधा नाम बोल रहे हैं वो लिख लो। तो लिख लो। सबसे पहला हेडली सेल, formed by equatorial low pressure belt and subtropical high pressure belt. Formed by, आप बताओ, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। नेक्स्ट फेरल, FERREL, फेरल सेल, EL, फेरल सेल, फेरल सेल। फेरल सेल में लिखोगे फॉर्म्ड बाई लो प्रेशर बेल्ट, हाँ लिख लो, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। है ना। अगला लिखो नेक्स्ट, पोलर सेल। पोलर सेल किस किस से फाउंड हो रही है, लिख लो। सब पोलर लोकेशन एंड सब पोलर नहीं नहीं, सब पोलर नहीं लगे उसमें, सिर्फ पोलर। सब पोलर लो एंड पोलर हाई, उसमें नहीं, उसमें आप सब पोलर नहीं लगाओगे। अच्छा पोलर लिख लिया, क्या कह रहे हो, ठीक है, समझ गए ना। आपने बोला सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। सब पोलर उसमें कहां लगाओगे आप, वो तो पोलर हाई है। हाँ पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है भाई, समझ आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं, चले आगे। अब हेडिंग डाल लो आप, विंड सर्कुलेशन एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस, या और कर लो, विंड सर्कुलेशन और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। देखो अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो सब एक से दूसरा रिलेटेड ही है, लेकिन नई हेडिंग है एकदम तारोताजा। विंड सर्कुलेशन एंड एटमॉस्फेरिक और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ठीक है। अच्छा आपको इतनी जो सीखा आपने, समझा, इसमें आपको एक बात समझ आई कि जो हवा हम यूज करते हैं, इनहेल करते हैं, है ना, फिर एक्सहेल करते हैं, फिर इनहेल करते हैं, फिर एक्सहेल करते हैं, क्या यही हवा हम जीवन भर रीयूज करते रहते हैं या नई हवा आती है? नई आती है। नई कहां से आएगी, यही ऊपर गई यही नीचे आ रही है। नई हो गया है। हाँ आएगी फ्रेश होके, लेकिन रीयूज तो यही कर रहे हैं हम। एटमॉस्फेयर हमारा चेंज नहीं होता है। नई हो गया है तो इसमें भी होगी, वो मेरे पास आ जाएगी। झूठी हो जाएगी, है ना। समझ गए इतनी बात को? बोले हम सांस से नहीं है, झूठी आवाज दे रहे हो हमको। मौत का कारण बना, सांस नहीं लेंगे हम, झूठी आवाज हो जाती है। हवा ही झूठी हो गई है। चले आगे भाई, चलिए ये हटाना पड़ेगा, बड़ा सुंदर बना है यार, बना रहे हैं, दूसरा बनाना है हमको यहीं पे। एक और बनाएंगे भाई, अभी मेरे को दोबारा बनाना पड़ेगा। टॉपिक हमने क्या कहा था तुमसे, एकदम नया टॉपिक है ना, तो नया बनाना पड़ेगा ना। विंड सर्कुलेशन सीखना है हमें। अर्थ सरफेस पे विंड सर्कुलेशन आखिर होता कैसे है, हैव टू डिस्कस अबाउट दैट।
विंड सर्कुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो तीन हमारी डिफरेंट काइंड की विंड होती हैं। एक होती है प्राइमरी विंड, प्राइमरी, ग्लोबल, या इसी को हम बोलते हैं परमानेंट। दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी, पीरियोडिक, या फिर सीजनल विंड्स। सर ये वो है क्या यस। तीसरी है हमारी टर्शरी और लोकल विंड्स। सर जो लू है वो सीजनल है? नो, लोकल। सीजनल वो होगी, हाँ अब आप सोच रहे होगे आती तो सीजन पे है। सीजनल वो कहलाएगी जो बहुत जगह पे आए, सिर्फ एक ही जगह पे नहीं आए, वो रीजनल ना हो सीजनल होते हुए। अगर सीजनल होते हुए रीजनल हो गई तो फिर वो रीजनल ही रह जाएगी। लोकल को रीजनल भी बोलते हैं, एक ही रीजन में फ्लो होने वाली। समझ गए बात को? तो सबसे पहले हमें ये बॉक्स टिक करना है, प्राइमरी, परमानेंट और ग्लोबल विंड समझनी है। नहीं समझे बात को? समझ गए? अब कोरियोलिस का रोल आने वाला है यहां पे। टाइम तो है अभी हमारे पास। आज विंड सिस्टम खत्म कर देंगे हम, ये वाला खत्म कर देंगे, है ना? ये बचेगा। मतलब एक क्लास और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मतलब एक नहीं दो लगेंगे। समझ रहे हो कितना? हाँ ट्यूसडे, हाँ कितना इंपॉर्टेंट है ये पूरा सेक्शन। हाँ मतलब नेक्स्ट वीक पूरा लगेगा। सोच रहे हो अब 2 क्लासेस में हम क्लाइमेटोलॉजी खत्म कर देते हैं। वैसे 3 क्लास 3 घंटे में कहीं भी पढ़ाते हैं, और क्या। तो अब इतनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ना डेवलप करा पाएंगे हम, पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। जो हम रुक रुक के क्वेश्चन पूछ पूछ के आप लोगों से आंसर लेके उसको करेक्ट करके तब आगे बढ़े, वहां पे हमारा क्विक फास्ट होगा सब कुछ, ऑब्वियस सी बात है। आप खुद सोच के देखो ना ये पॉसिबल कैसे है। फिर हमारे सर पे हथौड़ा रहेगा सिलेबस का। नहीं रहेगा। चलिए ये लो प्रेशर थी, यहां पे तो हम आपको संडे को बुला लेंगे 5 घंटे, जो नहीं है वो खींच देंगे, मेरे हाथ में है ना वो। तो लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। क्या यही हमने सीखा है? हवा कहां से कहां चलती है? लो से हाई या हाई से लो? हाई से लो, ठीक है। अब आप लोगों ने बनाना है पहले या फिर मैं बताऊं? आराम से बना लेना उसके बाद, ठीक है। हाँ वीडियो में भी बनना है, टेंशन मत लो, कहीं कुछ नहीं जाएगा। बढ़िया है सब कुछ, फिट फाइन, क्या बात है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलेगी, क्या ऊपर से नीचे आएगी? लेकिन जैसी हमने बनाई है ऐसी तो नहीं चलने वाली, डिफ्लेक्ट तो होगी। है डिफ्लेक्शन कौन करेगा? कोरियोलिस। कोरियोलिस हर नदर्न हेमिस्फीयर की चीज, उड़ती हुई चीज को डिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स, और सदर्न हेमिस्फीयर की लेफ्ट। ठीक है, हाँ वहां पे कोरियोलिस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा प्लेन में इतना इफेक्ट भी नहीं होगा, बहुत माइन्यूट इफेक्ट होगा, चिड़िया पे इफेक्ट होगा। हाँ हाई प्रेशर से माइग्रेटरी बर्ड्स, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो हमारा फेस सामने होगा क्योंकि हवा नीचे आ रही है, फेस सामने होगा।
हमारा राइट हैंड ये है या फिर ये है, यही है हमारे हिसाब से। तो डिफ्लेक्शन इधर होगा। ये हवा सीधी ना जाके क्या ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी? क्या हमने सही बनाया या इसका फेस उधर होगा हवा का? सही है, पक्का, बिल्कुल सही है। अब देखो इनका नामकरण कैसे होता है, नोमेनक्लेचर। विंड का नाम भी होता है। अब नोमेनक्लेचर देखो जरा, ये डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे है, नॉर्थ से कहां जा रही है? साउथ, और ईस्ट से किधर जा रही है? यानी नॉर्थ ईस्ट से शुरू हो रही है और जा कहां रही है? साउथ वेस्ट। तो जहां से हवा चलना शुरू करे उसी डायरेक्शन पे उसका नाम होता है। तो इन विंड्स का नाम क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट विंड्स। हुआ नहीं हुआ? नहीं समझ आई बात? आगे ही नहीं आई? बताओ भाई। तो क्या ये नॉर्थ ईस्ट विंड्स कहलाएंगे? हाँ जी। तो दीज आर नोन एज नॉर्थ ईस्ट विंड्स। अब देखो, अब आप सभी लोग बताओगे नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? कैसी बात कर रहे हो? किसने बताया ये? नीचे से ऊपर। हाई प्रेशर नीचे है ना, तो कहां से कहां जाएगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सीधी तो जाएगी नहीं, ऐसे तो जाएगी नहीं, डिफ्लेक्शन होगा। फेस हमारा ऊपर होगा क्योंकि ऊपर जा रही है। डिफ्लेक्शन किधर होगा? लेफ्ट, क्योंकि ये इक्वेटर से नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। तो इधर डिफ्लेक्शन होगा या इधर होगा? इधर होगा ना। किसी का इधर तो नहीं है? इधर ही है ना, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन कुछ इधर होगा। तो क्या ये एरो ऐसे बन जाएंगे? नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए? ये बताओ नाम क्या होगा इसका? साउथ ईस्ट, पक्का? देख लो, लॉक कर दिया। देख लो, एक बार और बता देते हैं हम इसके डायरेक्शन को। अभी आपको बहुत जगह निकालना पड़ेगा डायरेक्शन इसका। देखिए ये कुछ ऐसे चल रही है, तो साउथ से किधर जा रही है? नॉर्थ। अब ये तो पक्का है, तुम साउथ नॉर्थ में तो कंफ्यूज होने वाले नहीं हो, होना भी नहीं, क्योंकि भाई ये तो एकदम क्लियर है, साउथ से नॉर्थ जा रही है, ठीक है। अब ईस्ट साइड से किधर को झुकी हुई है? वेस्ट को। यानी जा किधर रही है? नॉर्थ वेस्ट। कहां से जा रही है? तो कौन सी विंड हो गई है? साउथ ईस्ट विंड्स। दोनों में कॉमन क्या है? तो नाम हो जाएगा इनका ईस्टर्लीज। तो अभी लिखना नहीं है, इसमें हम बहुत और भी कहानी लिखाएंगे आपको। ईस्टर्लीज क्लियर है? पहले ये पूरा डायग्राम बना देते हैं हम। अब ऊपर से बताओ, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर। ऊपर से नीचे तो नहीं है किसी का, ठीक है। अब बताओ डिफ्लेक्शन किधर? इधर या इधर? ऐसे जाएगी, राइट में डिफ्लेक्शन होगा। इधर या इधर? इधर। सबका सही है एकदम। क्या हमने उल्टा बनाया है सीधा बनाया? सीधा बनाया है। बताओ नाम क्या होगा इनका? साउथ वेस्ट होगा, पक्का? साउथ वेस्ट विंड्स। नीचे वाली, नीचे से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। डिफ्लेक्शन लेफ्ट। बताओ इधर या इधर? ऐसे, पक्का? देख लो बना गया। ऊपर से नीचे आएगा तो फेस हमारा सामने, फेस हमारा सामने तो लेफ्ट ही है, डिफ्लेक्शन इधर है। नाम क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट, वेस्टर्ली। अब इनमें बताओ कुछ रटने वाले जैसी चीज है? कुछ भी नहीं है। अब बताओ, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, डिफ्लेक्शन किधर? राइट होगा। ऊपर से नीचे आ रहा तो फेस हमारा सामने, फेस सामने तो डिफ्लेक्शन इधर है ना। तो क्या ऐसे चलेगी ये विंड? नाम बताओ। नॉर्थ ईस्ट। हम उसमें घिच पिच कर देते हैं उस पीछे वाले डायग्राम में, लेकिन ये ज्यादा परफेक्ट रहा ना, कोई मतलब नहीं था। अब यहां पे आप क्या समझ रहे हो? नीचे से ऊपर, ठीक है। डिफ्लेक्शन किधर होगा? लेफ्ट। लेफ्ट मतलब इधर, इधर ना, ऊपर जा रही है, इधर होगा। क्या ये सही बनाया हमने? बताओ नाम।
क्या कॉमन है इसमें? ईस्ट ईस्ट कॉमन है ना, ईस्ट ईस्ट है ना, तो ईस्टर्लीज हो गई। लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा, तो इनका नाम हो जाएगा पोलर ईस्टर्लीज। दो ईस्टर्लीज हो जाएंगे ना इसलिए। तो परमानेंट विंड कितनी है हमारे पास? तीन। एक का नाम है ईस्टर्ली, हाँ Screeching winds. हाँ वो आएगी आएगी। तो ये जो स्टडी ऊपर होता है कौन सा वाला? कोई कुछ स्टडी हाँ बोल सकते हो। समझ आया? ये क्लियर हो गया ये डायग्राम? ये डायग्राम सिर्फ बना लो अगर बनाना है आपको अभी, फिर हम ये आपको एक एक एक्सप्लेन भी करेंगे, इसमें चीजें लिखाएंगे कुछ। तो डायग्राम ये बना सकते हो आप, बनाना चाहो चित्रकला कर लो। गोल कैसे बनेगा? हमारा कौन सा परफेक्ट गोल बना है? आया समझ? तो हमने सही अभी थोड़ी देर पहले जो दवा बताई सही बताई थी कि एक तो कंटिन्यूटी जरूरी है और दूसरा दिल कहीं दूसरी जगह नहीं लगा होना चाहिए। करिश्मा हो गया। करिश्मा हो गया। जल्दी आया है आज, बुधवार करवा चौथ और कल फोन आ गया। तुमको नाम लेना है तो थोड़ा पीछे बैठना होगा। अभी तो चालू कर दिया। हो गया। आप तो क्या करेंगे? अरे यार इसका इजी वे है।
ओके, चले आगे। ये समझ आ गया, इतना आपको क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ यहां पे ध्यान से जरा, ये जो ईस्टर्लीज आपकी आ रही हैं, सबसे पहले ईस्टर्लीज हेडिंग डाल लेनी है आपको। ये दोनों हम हटा देते हैं, दोनों लिखाएंगे अलग अलग। आपको हेडिंग डाल लो ईस्टर्लीज। है ना, ईस्टर्लीज। जान ले लोगे उसकी, मानोगे नहीं, है ना। अब यहां पे अगर अर्थ के ऊपर देखते हो तो मेजर लैंड का पीस आपको नियर अबाउट इक्वेटर मिलता है। लैंड ज्यादा कहां पे है? इक्वेटर के आसपास। तो एंशियंट टाइम में जो ट्रेड करते थे वो एक्चुअली में, जब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था तब तक जो शिप्स और बोट्स यूज करते थे उनके ऊपर क्या लगाते थे? कपड़ा लगाते थे, क्लोथ यूज करते थे। इस क्लोथ में जिधर हवा चलेगी, मान लो इधर हवा चल रही है तो क्लोथ में कब हवा भर जाएगी, और जिधर हवा पुश करेगी उधर ही बोट या शिप चलेगा आपका। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, है ना, कैप्टन जैक स्पैरो, कैप्टन बारबाडोजा, क्या है नाम उसका? है ना। तो उसमें आप देखते हो कि बहुत सारे कपड़े यूज किए उन्होंने। तो ये समझ रहे हो, इन्हें पायरेट्स कहते थे, समुद्री लुटेरे, है ना। ठीक है, तो अब ये जो बोट है ये उधर ही चलेगी जिधर हवा चलेगी, सही बात है। ठीक है, तो अब क्या इन विंड के सहारे, देखो चप्पू कब तक चलाओगे आप? बड़े एरिया में जाओगे तो चप्पू नहीं चला पाओगे, और बड़ा शिप होगा तो कितना ही चप्पू चलाओगे। तो आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो सपोर्ट किसका था? हवा का। और ये हवाएं क्या कराती थी? व्यापार कराती थी एक जगह से दूसरी जगह। इसलिए इन हवाओं को ईस्टर्लीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवने कहते थे इनको। अरे छोटी वाली भी तो होती है, वो हाथ से वो वाले थे कपड़े वाली छोटी। हाँ होती है। ठीक है, हमसे तो ज्यादा बीमार ये पड़ रहा है आदमी, हिमांशु। आएगा इसने दिया था ना, ना बताना वो यार बोल रहा है ना, दिखता नहीं है इसलिए हमने कहा इस बार उसमें पीडीएफ में होना चाहिए रोल नंबर। दो कर रहा है एक नाम दो कर दो कर मेरे को आपका अपने साथ आ के चल रहा है ना, इस बार आना ही आना चाहिए, ऐसे मान लो। लेकिन सुनना बर्बाद है कि हमारा अगले तो मन में आ जाएगा, टेंशन नहीं हाथ में आएगा। नहीं, हमें सर्टिफिकेट सी से नहीं चाहिए, हमको चाहिए ये वाला, समझ रहे हो। सी सर्टिफिकेट से तो अक्टूबर में ही वो हो जाएगा इस बार तो बहुत दूर है। हाँ ग्रेजुएशन। चलिए, ट्रेड विंड समझ में आ गया आपको। अब ये जो आपकी ईस्टर्लीज हैं ये दोनों कन्वर्ज कहां करेंगी? क्या इक्वेटर पे करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? अच्छा, इक्वेटर पे जैसे जैसे ये इक्वेटर की तरफ आएंगी वैसे वैसे इनका जो है टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या धीरे धीरे असेंड करने लगेंगे। असेंड करने लगेंगी तो ये इक्वेटर पे कन्वर्ज ऐसे ना करके कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, सही बात है। तो जो ये कन्वर्ज ऊपर जाके करती हैं इसको बोलते हैं ITCZ। क्या बोलते हैं इसको? जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। बीच में काम बैठ होता है वो फिर खा रहे हैं अभी बताते हैं। अब आ रहा है
तो अब चैंपियन समझ रखे हो तुम क्या? अभी तो नाम। तो अच्छा, ITCZ कुछ ऐसे चलती है, चलती है नहीं चलती है? ITCZ कुछ ऐसे मंदिर बनाती है ना, झोपड़ी बनाती है ना, और एक ऐसा रीजन होगा जिसमें मूवमेंट ऑफ एयर नहीं होगा। होगा नहीं होगा? क्योंकि ये तो ऊपर चली गई, तो एक ऐसा एरिया होगा ना ITCZ के जस्ट नीचे जहां पे मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल नहीं होगा। ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं? डोल्ड्रम्स। और इसका मतलब होता है काम रीजन, शांत क्षेत्र, काम जोन। क्या ये ITCZ के नीचे पाया जाता है? आंसर होगा यस। तो ये समझ में आई बात। और ये जो ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यही राइज होती है। राइज होते हुए इसमें टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, डेली होता है। क्यों? अच्छा, इसकी बात कर रहे हो तुम क्या कि ये जो चलता था कपड़े में, कपड़े में नहीं, कपड़े का क्लोथ्स वाला, जैसे वो एक काम बेल्ट है, अगर बाई चांस सिर्फ 11 भी अगर उस बेल्ट में चला जाए तो फिर वहां तो हवा ही नहीं है। हाँ, तो लौट के कैसे आएगा? तो हवा से सिर्फ चला रहे हो, ये कहना चाह रहे हो? हाँ, वहीं से चल देते ना पहले। तो चप्पू से चलाएंगे उतना टाइम हम? इतना बड़ा सिर्फ चप्पू से चलेगा? नहीं, उसकी होती थी व्यवस्था, ऐसा थोड़ी। ऐसे अब अगर हम मान लो हवा बंदी हो गई और हमें किनारे तक या कुछ थोड़ा बहुत करना है, तो कुछ तो लगा होगा ना उसमें। नो, बिलो ITCZ डोल्ड्रम्स एरिया है। ये कन्वर्जेंस है, हाँ, इसके बीच में। यस। अरे उठा लो आज पानी वानी। साइलेंट कर लो, बोल दो। देखो, पूरी दुनिया में चंद्रमा देखने के लिए यूज होता है टेलीस्कोप, हमारे यहाँ यूज होती है लेकिन मान्यताएं हमारी अच्छी हैं, वैल्यू सिस्टम। छोटा सर्कल बनाओगे उधर तुम उस दिन तो पति परमेश्वर हो जाते हैं, बाकी चलो डोल्ड्रम समझ आ गया इतना? तो आज इतना ही रखें क्या? आपको नेक्स्ट क्लास में वेस्टर्लीज और वो बता के हम आगे सारी विंड करा के, मैक्सिमम 3 क्लासेस लगेंगी हमारी, 3 to 4, जिसमें हमारे पास पूरी क्लाइमेटोलॉजी की इन्फो, सब चीज होगी हमारे पास। फिर क्वेश्चन करें।